ओके, सो हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। हाँ ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। और आज के सेशन में हमें मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के कंडक्टर होते हैं। ओके, हाँ मैं रिकॉल करा देता हूँ। कोई ऐसा है जो मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहा है? इज देयर एनीवन? कोई भी? प्रत्युष बेटा तुम बहुत ज्यादा मार खा जाओगे, हमारे सामने होते तो मार खाते तुम। ठीक है, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया ये? तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि दो तरीके के हमारे पास कंडक्टर होंगे। एक आपका मेटालिक कंडक्टर होगा और एक आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा। यार ये कहां से करते हैं कंट्रोल? चलो ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि दो तरीके के हमारे पास कंडक्टर हैं। एक हमारे पास मेटालिक कंडक्टर होगा और एक आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा। इन दोनों के बीच में हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या बोलते हैं, डिफरेंस लिखे थे। आप लोगों को शायद याद भी होंगे। अगर नहीं याद है तो एक एक करके आप लिखना चाहें तो लिख लेना, मैं बोलता चला जा रहा हूं। जैसे मेटालिक कंडक्टर के बारे में हम कहां पे पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जहां पे आप क्या पढ़ते हो, रेजिस्टेंस के कंडीशंस पढ़ते हो। किसी को याद है? सॉरी, रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस के बारे में सबको पता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है? अबे क्या हो गया? रेजिस्टेंस के बारे में आपको सबको पता है ना? हाँ, तो करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो आप अपोज करते हो, जो आपकी टेंडेंसी है अपोज करने की, वो किसी भी रीजन से हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर हम मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 11th फिजिक्स में या 12th फिजिक्स में, आई डोंट नो, शायद 12th फिजिक्स में आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना। दूसरा, इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयनिक मूवमेंट आपकी बढ़ जाती है। सीधी सी सिंपल सी बात है ना। ओके, दूसरा एक और हमने देखा था कि भाई जो आपका मेटालिक है उसके अंदर कोलोजन कह रहा हूं, कोलिजन के बेसिस पे हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। किसके बेसिस पे होगा? कोलिजन के बेसिस पे हमारा ये सब खेल होता रहता है। जबकि हम जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारा क्या होगा? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आपका क्रिएट हो जाता है। किसी को याद है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मैंने कुछ बताया हो? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, हाँ, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। ओके चलो, बहुत सही, ठीक है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने एक टर्म पढ़ी होगी, सॉल्वेशन। आपने अगर 11th में कौन सा एस ब्लॉक पढ़ा है? 11th में एस ब्लॉक पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। उसके अंदर एक टर्म पढ़ी होगी, सॉल्वेशन, पढ़ी है सबने? ठीक है, अब वो सॉल्वेशन में आपकी जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है, आप मेरे को ये बताइए कि सॉल्वेशन आयनिक रेडियस से किस तरीके से रिलेट करता है, कैटायनिक रेडियस से किस तरीके से रिलेट करता है, बताओ। इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपका किसी भी आयन का सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो उसके अंदर आपका साइज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सॉल्वेशन ज्यादा होने से साइज भी आपका क्या हो जाएगा? ओवरऑल आयन का साइज जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? साइज घटता नहीं है बेटा,
जितना ज्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा आपका, जैसे आपका लिथियम है, लिथियम का साइज छोटा होता है बट जब वो सॉल्वेशन करता है तो उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और साइज अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ने के बाद वो आपस में क्या करेंगे, कोलॉइड करेंगे, और कोलॉइड करने से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें आई थिंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, है ना। आयनिक साइज के साथ अगर हम बात करें तो इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन सॉल्वेशन रेडियाई हमेशा चेंज हो जाता है। सॉल्वेशन रेडियाई, जिसका आयनिक रेडियाई कम होगा उसका सॉल्वेशन रेडियाई ज्यादा होगा, ठीक है। हाइड्रेटेड फॉर्म में उसका रेडियाई आपका बढ़ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? कितने लोग हैं आज सेशन में? ओके, चलिए। तो अब हम आते हैं थोड़ी सी अगली कहानी पे। मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपका 11th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी उठाऊंगा आपसे। आपको मैं पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट आप सब जानते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक पार्ट हमारा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक पार्ट होगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई मेरे को ये बता सकता है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? क्या कंडीशन ऐसी है जिसको हम बोल सकते हैं कि जी अरे सर ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है, आप चाहे मेरे से लिखवा के ले लो? कैसे बताओगे, कौन सी कंडीशन के बेसिस पे आप ये सारी चीजें बता सकते हो मुझे, है ना। 11th में एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हो, अब मेरे को ये मत कहना सर हमने नहीं पढ़ा 11th में ये वाला कॉन्सेप्ट। जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो। तो अब डिसोशिएशन के लिए हम एक फैक्टर यूज करते हैं, उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिसोशिएशन, क्या बोलते हैं, डिसोशिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, अल्फा से। आई थिंक ये सबको पता होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बेसिक मतलब यह है कि जिसकी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, मींस कि आपका फ्रैक्शन जो है डिसोशिएट हो रहा है वो आपका सारा का सारा डिसोशिएट हो जाए, कुछ भी बचे ना। डेट इज कॉल्ड आपका अल्फा इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन इज इक्वल टू 1 हो जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल? ओके ओके, एक ही एग्जांपल सभी ने बताया, सबको एक ही आता है क्या? इस NaCl के अलावा कोई और एग्जांपल? ना तो, ना ना ना, HCl नहीं होता कह देते हैं बट होता नहीं है HCl, मान लेते हैं प्रॉबेबली। चलो, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग मिनरल्स एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग मिनरल बेस, और आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाले सॉल्ट, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलने वाले सॉल्ट, ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स के जो आपके बेस होंगे वो, ठीक है। अरे एक एसिड, एक बेस, एक सॉल्ट, 3 लिख लिए। ऐसे ही आप मेरे को ये बताओ कि वीक में आपका एसिड बेस सॉल्ट में कुछ आ सकता है क्या? वीक में आप मुझे बता सकते हैं? एक तो हमारा एसिड हो गया CH3COOH, बहुत बढ़िया। बेस बताओ कोई? बेस बताओ, बेस। अमोनिया, ओके, HF, ये आपके बेस हो गए। और सॉल्ट कोई बता सकता है कि सॉल्ट को हम किस कंडीशन में रखेंगे, सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रखेंगे या वीक इलेक्ट्रोलाइट में रखेंगे?
स्ट्रॉन्ग में रखेंगे। देखो अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहां पे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सॉल्ट हमेशा 100% डिसोशिएट होता है, ये हम मानते हैं। हमें ये कंसीडर करना होता है कि सॉल्ट हमेशा क्या होता है, 100% डिसोशिएट होता है। याद है किसी को ये वाली कंडीशन? ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम जनरली सॉल्ट को कंसीडर नहीं करते, और करते भी है तो आपके कौन से होते हैं, वीक एसिड वीक बेस के जो सॉल्ट होते हैं जिनको बफर सॉल्ट बोलते हो, आप उनको कंसीडर करते हो। अगर कभी आपसे पूछ ले भी। ओके, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे इससे आगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कंडक्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक डालिएगा आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को, क्योंकि हमें मेटालिक कंडक्शन नहीं पढ़ना है। मेटालिक कंडक्शन के लिए आपको फिजिक्स का बहुत बड़ा सहारा है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे उसको पूरा डिटेल में। हम केमिस्ट्री के अंदर मेटालिक कंडक्टेंस को लेके नहीं आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। अब कौन से ऐसे हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला आप कोई बताएं, सबसे पहला कुछ अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसी में से फटाफट से आप बताते जाइए। टेम्परेचर हो सकता है, और गुड, टेम्परेचर हो सकता है, और क्या होगा, सॉल्वेशन हो सकता है, और दो हो गए हमारे पास, टेम्परेचर, सॉल्वेशन। ये कोलिजन, कोलिजन किसका किसका कोलिजन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, तीन हो गए। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना कंडक्शन में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहां पे आयन होते हैं। तीन हो गए, और चौथा बताइए। आप सब जानते हैं, आप बता नहीं रहे। आपको कहीं ऐसा लग रहा होगा कि सर ने पढ़ लिया और पीएचडी कर ली तो फिर हमारा क्या होगा। साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस, ओके, साइज ऑफ आयन हो सकता है, ओके, और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ओके, चलो कंसंट्रेशन को भी कंसीडर कर लेते हैं। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ओके, ये भी कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोलिजन और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एक ही है, और ऑलरेडी टेम्परेचर हो चुका है। चलो अब मैं यहां पे एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को देखोगे तो क्या कंसीडर करोगे, टेम्परेचर। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को देखोगे तो आप क्या कहोगे कि टेम्परेचर, या फिर आप ये देखोगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, यहां पे लिख देते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आपका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्शन ज्यादा होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपका कंडक्शन क्या होगा, कम होगा, है ना। ये आपको सबको पता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्शन ज्यादा होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्शन कम होगा। तो ये हम लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे एट द सेम कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये याद रखना ये कैसी कंसंट्रेशन है, डेफिनेट कंसंट्रेशन है, डेफिनेट कंसंट्रेशन। कहीं आप कहो कि सेम कंसंट्रेशन का मतलब है हम इनफाइनाइट ले लेते हैं फिर आपको बराबर करेंगे,
वो नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं लगाएंगे, वो आएगा समय, तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? 100% डिसोसिएशन करेगा, आयंस आपको ज्यादा मिलेंगे, कंडक्शन आपका ज्यादा होगा। दूसरा आपका क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपका क्या होगा? आयंस की ब्रेकिंग कम होगी, तो आपको कंडक्शन भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। आपने एक तो लिख लिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा अगर हम बात करें कि भाई आयनिक आयनिक इंटरेक्शन की बात करें, आयनिक आयनिक इंटरेक्शन जानते हो? कितने लोगों को पता है कि आयनिक इंटरेक्शन क्या होता है? क्योंकि देखो यहां पे ना खेल इलेक्ट्रॉन का नहीं है मूवमेंट करने का, यहां पे पूरा खेल है आपका कैटायन और एनायन का, है ना। कैटायन और एनायन ये आपके क्या होते हैं? आपके सिंपल कैटायन एनायन भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायन एनायन भी हो सकते हैं। अब किसी को कूलम लॉ अगर ध्यान से याद हो तो वो ये उसको पता है कि अगर साइज आपका बड़ा है, साइज आपका अगर बड़ा है तो इंटरेक्शन किस तरीके से लगेगा? वीक लगेगा। साइज आपका बड़ा होगा तो रेडियस आपकी बड़ी हो जाएगी, तो आपका इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और अगर आपका साइज छोटा है तो आपका इंटरेक्शन कैसा लगेगा? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लगेगा। तो एक फैक्टर हमारा ये भी हो सकता है कि भाई आपका जो आयन है, आयन के बीच में जो भी कंपाउंड है उसके बीच की अगर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, कैटायन और एनायन के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग है, डेट मीन्स कि वहां पे कंडक्शन हमारा क्या होगा? कम होगा। और अगर आपकी बॉन्डिंग वीक है तो वहां पे कंडक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में कि अगर आपका कैटायन और एनायन के बीच में इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रांग है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, डेट मींस कि उसमें कंडक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। और अट्रैक्शन फोर्स अगर कम है, वीक है, तो उसमें आपकी जो आपकी कंडक्शन की वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो वी कैन राइट हियर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, द इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इंटर आयनिक अट्रैक्शन हो जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो हम स्टार्टिंग में ही मैं आपसे कह रहा था, जिसका नाम होता है सॉल्वेशन। किसी को याद है? सॉल्वेशन ऑफ आयन, लिख लीजिएगा, द सॉल्वेशन ऑफ आयन। इसके बारे में कोई बताएगा कि भाई जितना छोटा कैटायन होगा उसका उतना ही बड़ा ज्यादा क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन हो जाएगा। और जितना आपका सॉल्वेटेड रेडियाई होगा, सॉल्वेशन होने पे जो रेडियस आपका बनेगा, उतना ही आपका स्लो मूवमेंट होगा, उतना ही आपका क्या होगा? स्लो मूवमेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं इसी के अंदर, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, lesser will be conduction. Is it clear? जितने ज्यादा एक्सटेंट में आपका सॉल्वेशन होगा उतना ही कम आपका क्या होगा? कंडक्शन होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डेफिनेशन किसी को याद है? आपने फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स? 11th में। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपने
ये विस्कोसिटी जरूर पड़ी होगी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इन सब के बारे में, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, लेमिनार फ्लो, ये सब आपने पढ़ा होगा, सब पढ़ा है। हाँ, एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इजिली, आपकी लिक्विड को फ्लो करने की जो एबिलिटी है वो आपको क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विस्कोसिटी नहीं बोलते। विस्कोसिटी होती है टू रेजिस्ट द फ्लो, किसी भी फ्लो को रेजिस्ट करने की जितनी टेंडेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। किसी भी फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए जितनी आपकी टेंडेंसी होगी, आपके अंदर जितनी क्षमता होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। और इट इज काइंड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड्स या फ्लूइड्स, फ्लूइड के बीच की दो लेयर के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, वो फ्रिक्शन फोर्स, वही आपको क्या करेगा, विस्कोसिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो विस्कोसिटी का सॉल्वेशन से या फिर कंडक्शन से क्या लेना देना है, कोई बताएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब विस्कोसिटी सॉल्वेंट की बनती कैसे है, अगर आपका आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, एक आयन दूसरे आयन को छोड़ना नहीं चाहेगा, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो आपका फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, आपका आयन मूवमेंट नहीं कर पाएगा आसानी से, इसका मतलब जो कंडक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी तो आपका कंडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड द लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो आपका है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से आपका क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, जवाब तुम्हें देने होते हैं बट तुम फिर जवाब नहीं देते हो। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, आयंस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आयन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट उनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। पूरा अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपके फैक्टर होंगे। डन, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिए, अगली आप कॉन्सेप्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कंडक्टेंस सॉरी। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ओके डन। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे वो चीजें पूछूंगा जो आपने पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। कोई बताएगा ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, कंडक्टेंस का नाम हो या कंडक्टेंस हम पढ़ें और रेजिस्टेंस को भूल जाएं, ओम्स लॉ को भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो उसको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो बस मुझे आप ये बताइए कि ओम्स लॉ क्या होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। ओके,
चलिए बहुत बढ़िया, ये ऊपर का नोट डाउन तो सबने कर लिया होगा सारा कुछ, तो हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि क्या करना है। यहाँ पे आप देखें, हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अब मैं इसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखवा रहा क्योंकि मेरे को पता है कि केमिस्ट्री के एग्जाम में डेफिनेशन तो आनी नहीं है ओम्स लॉ की। हमें केवल यहां से एक एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन हमारा क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, बस इतना मुझे चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर, बाकी आप पढ़े लिखे हैं, डेफिनेशन आपको पता होगी ओम्स लॉ की, कहां से आती है, किस तरीके से आती है, किस तरीके से आपका डेरिवेशन होगा, ये सब आपको पता है। हमें इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हमें केवल बीर याद रखना है। V इज इक्वल टू आई आर, अपना बड़ा भाई बीर जी, अपने जो पंजाबी में बोलते हैं बीर जी, तो वही वाले हिसाब हो गए हमारे। V इज इक्वल टू आई आर हो गया। V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I इज इक्वल टू करंट है, और R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। R की बात हमें ज्यादा करनी है, R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। नहीं नहीं भाई, मैं पंजाब से नहीं हूं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है, और इसकी यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा? आर की यूनिट क्या होती है? ओम यूनिट होती है। बहुत बढ़िया, ओम हमारी इसकी यूनिट होगी इस तरीके से। ओके, चलिए अब यहां से मैं एक नई टर्म के ऊपर जा रहा हूं। रेजिस्टेंस तो मेरे को समझ में आता है, अगला जो टर्म है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कोई भी मित्र, कोई भी साथी, कोई भी बंधु सखा ये बताना चाहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ओके, चलो हम इसको एक टर्म और जानते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चेंज करने से चेंज हो सकती है? क्यों, ये तो आपकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, तो हो जाएगी, नहीं होगी। ओके, रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकता है बट रेजिस्टिविटी आपकी चेंज नहीं होगी। आपने फिजिक्स में एक क्वांटिटी पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज का मतलब होता है जो आपकी यूनिट वैल्यू पे डिपेंड करें और बाद में वो कभी भी चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्पेसिफिक कंडीशन की वैल्यूज है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये आपको फॉर्मूला सबको पता होगा, ये नहीं पता होगा तो ये तो पता ही होगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये तो सबको पता ही है ना। इससे मैंने ये निकाल दिया, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मुझे इसकी यूनिट बताओ, इसकी यूनिट बताओ जल्दी से। ओम मीटर इसकी यूनिट होती है, लेकिन केमिस्ट्री में जो सेल बनाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री में जो सेल बनाए जाते हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये आपकी मीटर में नहीं होती, वो आपकी क्या होती है, सेंटीमीटर में होती है। तो इसीलिए हम जब केमिस्ट्री में इस टर्म का यूज करेंगे तो उसकी यूनिट हम ज्यादातर यूज करेंगे ओम सेंटीमीटर। क्या यूज करेंगे? ओम सेंटीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब ये ध्यान रखना कि फिजिक्स में तो हमें पता है कि ए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, एल हमारा क्या होता है, लंबाई होती है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एल अलग होता है और ए अलग होता है तो दोनों, ए मतलब एरिया, एल मतलब लेंथ ही होगी, बट दोनों का कॉन्सेप्ट आपका अलग अलग होगा। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा। फिलहाल तो आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ओम की यूनिट हमें समझ में आ गई। केमिस्ट्री में हमें क्या लेनी है, ओम सेंटीमीटर लेनी है, और ये लेनी ही लेनी है।
इसमें आपका कोई सेकंड थॉट नहीं है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम बोलेंगे कापा, और कापा को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की जस्ट अपोजिट। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है अपोज करना, कंडक्टिविटी का मतलब होता है फ्लो करना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रो। कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कापा इज इक्वल टू L/A इंटू आर। ऐसे लिख सकते हैं क्या, कापा इज इक्वल टू L/A इंटू आर। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक चीज और मैं बता दूं, यहां पे बता दे रहा हूं, बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। ये जो L/A है इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल हम ये मानते हैं कि सेल जो हमने बनाया है ये आपकी फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स वैल्यू है, फिक्स डायमेंशन है। और इस डायमेंशन के अंदर आप केवल इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रोड चेंज कर सकते हो। इन दो में से आप बाकी जो सेल है उसको चेंज नहीं कर पा रहे। हम ये भी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड चेंज नहीं कर रहे, हम केवल इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे L/A आपका क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे आपने बैटरी देखी है, इन्वर्टर की बैटरी, सबने देखी होगी इन्वर्टर की बैटरी। तो इन्वर्टर की बैटरी के अंदर क्या होगा कि खूब सारे चेंबर बने होते हैं, और हर चेंबर में आपके क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, आप बाहर से आप क्या करते हो, डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हो। ठीक है, तो अब ये डाइल्यूट H2SO4 क्या है, सॉल्वेंट है। क्या उसका सेल कांस्टेंट आप चेंज कर पा रहे हो, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है बैटरी के अंदर वो तो फिक्स है, उसके बीच का सेपरेशन भी फिक्स है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी फिक्स है। तो वो सारी चीजें आपकी क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो वेरिएबल अमाउंट केबल, और केबल किसका है, वेरिएबल वैल्यू केबल किसकी है, सेल कांस्टेंट की है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास L/A क्या हो गया, सेल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप रख सकते हो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, कापा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे इसकी यूनिट बताओ जरा इसकी यूनिट बताओ कंडक्टिविटी की। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ओके, तो इसकी यूनिट अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ जाएगी, या आ जाएगी मोह इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक और यूनिट होती है, मोह को हम एक और नाम से जानते हैं, किसी को कुछ याद हो इसके बारे में, एक और यूनिट होती है, किसी ने लिखा तो है एस, एस मतलब साइमन, तो आपकी क्या हो जाएगी, साइमन एक यूनिट होती है, तो उसको हम लिख देते एस, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 यूनिट हो गई, इनमें से कोई भी यूनिट आपको एग्जाम में दे सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस काम करने की जरूरत है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, अच्छा कोई मेरे को बताएगा साइमन किसकी यूनिट होती है, साइमन किसकी यूनिट होती है, कंडक्टिविटी की या कंडक्टेंस की?
कंडक्टेंस की यूनिट होती है ना, क्योंकि कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो साइमन किसकी यूनिट होगी, कंडक्टेंस की यूनिट होगी। आइए अगला करते हैं, एक और लिखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल लैम्डा, इस तरीके से। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लैम्डा से, और इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। इट इज डिफाइंड, लिखो, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस of all the ions produced by the ionization of 1 gram equivalent of an electrolyte in a given solution। आई होप दिस इज क्लियर, कि भाई इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ जाएगी, बोर्ड एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से, आप इसको याद रखेंगे। और मैं तुम्हें बताऊं कि डायरेक्टली इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है याद रखना। क्यों ये आसान है, इक्विवेलेंट आप किस कंसंट्रेशन टर्म से डिफाइन करते हो, कोई मुझे बताएगा, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन कौन सी टर्म होती है, बताएगा, नॉर्मेलिटी। आपने सबने सुना होगा, रेडॉक्स पढ़ा होगा, तो रेडॉक्स में भी आपने पढ़ा होगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2, या फिर आपने पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए रिडक्टेंट के और ऑक्सीडेंट के। तो ये सारी चीजें आपने रेडॉक्स के अंदर पढ़ी होगी। तो नॉर्मेलिटी का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो जनरल फॉर्मूला है कंडक्टेंस का, वो आपका क्या होता है, कापा 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम डिफाइन करेंगे डेट इज नॉर्मेलिटी, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी। बस इतना ही आपको रखना है फॉर्मूला याद, आप इसको अंडर द बॉक्स कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, अब बस मुझे ये बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बताइए, यूनिट बताइए। कापा की यूनिट क्या थी, कापा की यूनिट क्या थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, बहुत बढ़िया। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोल्स, सॉरी नॉर्मेलिटी होता है इक्विवेलेंट पर लीटर। लीटर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हैं। लीटर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि सर सेंटीमीटर क्यूब कैसे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब भी आपकी किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है, लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो यूनिट बन के आएगी वो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ये आपकी यूनिट बन के आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसकी जगह पे वो ऐसे भी लिख के दे सकता है, मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो कुछ भी इन दोनों में से कोई भी यूनिट आपको मिल सकती है आगे आने वाले एग्जाम में, ठीक। अच्छा, इसका एक और भाई होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस
इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, कैपिटल लैम्डा, और इसके सफिक्स में क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा। ओके, अब बताइए इसके बारे में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी आ जाएगी। ओके, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस of all the ions produced by ionization of 1 mole of an electrolyte present in VmL of solution। ठीक है, और इसकी अगर हम यूनिट फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसकी यूनिट भी आप निकालना चाहें तो यूनिट निकाल सकते हैं। कोई जल्दी से यूनिट निकाल के मुझे बताए, जल्दी से। क्या हो जाएगी यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और आगे क्या आएगा, मोल इनवर्स। गुड, और क्या हो जाएगा, मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, किसकी किसकी यूनिट हो गई, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट हो गई। कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी परेशानी किसी को किसी भी तरीके की तो बता सकता है, या अभी बाद में मैं किसी की परेशानी नहीं सुनूंगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। रिपीट कर दें एक बार, मैं सारी चीजें एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। अभी फटाफट से देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होते हैं, ये सबने हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोलाइट, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हमें जो दूसरा काम था इसके अंदर वो ये था कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके अफेक्ट करेंगे किसको, कंडक्शन को। तो कंडक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इंटर आयनिक अट्रैक्शन हो गया, इंटर आयनिक अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका कम कंडक्शन होगा, सॉल्वेशन ऑफ आयन, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना कम कंडक्शन होगा, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना कम कंडक्शन होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा कंडक्शन उतना ज्यादा होगा। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। उसमें मैंने आपको बोला था कि ओम्स लॉ याद रखना है, जो बहुत ही आसान है, V इज इक्वल टू आई आर। आर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, और ओम ही होती है इसकी, वोल्ट पर एम्पियर हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पे, और ओम की यूनिट कंसीडर करेंगे। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जो आपका रेजिस्टेंस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये चेंज नहीं होता, ये आपका क्या रहता है, एज इट इज ही रहता है। भले ही आपकी रॉड की लंबाई बढ़े घटे, छोटी हो जाए पतला हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है फॉर्मूला किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो ओम सेंटीमीटर हमारी यूनिट होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात अगर हम करें तो इसको हम बोलते हैं के, और के आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। आप इससे निकाल सकते हो, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा आपका कंडक्टिविटी का, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट किसी भी सेल या बैटरी का फिक्स वैल्यूज होती हैं, वो आपकी चेंज नहीं होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। यूनिट अगर इसकी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि केमिस्ट्री में हम सेंटीमीटर यूनिट लेंथ को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े हमारे पास सेल नहीं होते।
अगला है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज याद रखें, कंडक्टिविटी 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। कंडक्टिविटी 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगी। यूनिट अगर इसकी निकालेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी जब आप निकालने बैठेंगे तो अब आपका क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी 1000 अपॉन मोलैरिटी, इसमें यूनिट आपकी क्या बन जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहां तक अगर किसी को कोई भी समस्या है किसी भी तरीके की तो अब बता दो। सर BmL सॉल की जगह 1000 ml सॉल क्या था? नहीं यार, डेफिनेशन है एक्चुअली, आप 1000 ml लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। चलें एक न्यूमेरिकल करें उसके बाद आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन लिखिए। If 0.01 molar solution of an electrolyte has a resistance of 40 ohm, in a cell having a cell constant of 0.4 centimeter inverse, then what is the molar conductance in ohm inverse centimeter square मोल इनवर्स। चलिए सॉल्व करके देखिए कि क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हाँ पवनेश जी क्या कह रहे हैं आप? सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक मैंने कहा ना कि मैं ज्यादातर इलेक्ट्रिकल चीजें जो हैं इलेक्ट्रिकल वाली वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में पढ़ाएंगे, मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आ गया सबका आंसर आ गया? 3 आंसर आए हैं, चौथा आंसर गलत है। 3 में से 2 ही आंसर आए हैं। शिवानी का आंसर सही आया है, अनिकेत का आंसर सही आया है, शालू का आंसर सही आया है। चलो बहुत बढ़िया। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये देखिए, आपको डेटा क्या दे रखा है,
आपको दे रखा है 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज अ रेजिस्टेंस has a resistance of 40 ohm in a cell having a cell constant of 0.4 centimeter inverse. आपको मोलर कंडक्टेंस बताना है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मोलर कंडक्टेंस का। क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा? मोलर कंडक्टेंस यानी मोलैरिटी। ठीक है, क्या कंडक्टिविटी के बारे में आपको पता है? कंडक्टिविटी के बारे में आपको कोई ज्ञान है? आपको डेटा तो दे रखा है ना कंडक्टिविटी निकालने के लिए, तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए डेटा लगाइए। सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट कितना है? 0.4 और रेजिस्टेंस कितना है? 40। ये आपको क्या हो गई? कंडक्टिविटी हो गई। इसको यहाँ पे पुट करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा ये बताइए कि आपका मोलैरिटी कितनी है? तो मोलैरिटी हमारे पास है 0.01। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी, इसके साथ हो जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा? 1000 बचेगा। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी जो आपसे पूछा है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, है ना? एक और अलग सा सवाल देखते हैं। फॉर अ गिवन सेल electrolyte cell constant is and क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? एक आंसर आया है, दूसरा भी आंसर बताओ। सही गलत तो मुझे भी नहीं पता, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी ऐसे ही लिखा है, फ्रेम किया है, तो पता नहीं।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। देखो ध्यान से, क्या मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूं? मोलैरिटी निकाल सकते हैं? मोलैरिटी कितनी आएगी भाई? गिवन मास आपका कितना है 196, मोलर मास कितना होता है 98, तो कितने मोल हो गए? 2। और कितने में? 2 लीटर में, तो आपकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अच्छा, नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? नॉर्मेलिटी आपकी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ओके। अच्छा, सेल कांस्टेंट आपको दिया ही हुआ है, रेजिस्टेंस आपको दिया ही हुआ है। आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले कंडक्टिविटी निकाल लो। कंडक्टिविटी आपका हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसका यूज कर लें, किसके अंदर यूज करेंगे इसका? आप सबसे पहले आपको निकालना क्या? मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? लैम्डा एम का फॉर्मूला पता होगा ना? कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कापा कितना आ रहा है? 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1000, और इंटू मोलैरिटी क्या है? 1 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 और यहां से आपका 50 आ जाएगा। ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। अच्छा, इससे आगे अगर हम बात करें, लैम्डा इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा साइन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, और एक आध क्वेश्चन। फॉर एनी वेरिएबल electrode cell we reduce the separation of electrodes by its half of original value. What change occur in conductivity molar conductance? चलिए बताइए।
बहुत सही, सबका आंसर आ गया। देखो खुद एक चीज सोचने के लिए है कि अगर मैं सेल कांस्टेंट मान लेता हूं, सेल कांस्टेंट को जी है सेल कांस्टेंट, और इसको मैं हाफ कर रहा हूं, ठीक है, तो आपका जो के होगा, के आपका क्या होता है, सेल कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर किसी को याद हो। सेल कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नहीं होता, ठीक है। तो अगर सेल कांस्टेंट हाफ हो गया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अरे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रोड है उसका सेपरेशन आपने क्या करा है, इलेक्ट्रोड का वो आधा कर दिया है। सेपरेशन आधा करने का मतलब समझो, यहाँ पे तुम लोग अगर नहीं समझ पाए हो तो मैं बता देता हूं। ये एक मैंने सेल बनाया, इसके अंदर हम वो भी बना देते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया। अब इस सेल के अंदर जो सेपरेशन है वो कौन सा है, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, डेट इज एल। ये आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सपोज करो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, और मुझे दिया हुआ है A1 लेस देन A2, तो डेट मींस कि जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ या ना, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई कि भाई सेल के अंदर क्या चीजें होती हैं, दो आपके इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन है उसको तो हम बोलते हैं एल, दो इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन जो है उसको तो बोलते हैं एल, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये आपका क्या होता है ए। और इसमें भी कंडीशन क्या है, जो कैपेसिटर की कंडीशन होती है, कैपेसिटर में आप क्या निकालते हो, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, कॉमन एरिया, वही आपका यहाँ पे निकलता है। एक अगर मान लो एक का एरिया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और दूसरे का एरिया आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो इफेक्टिव एरिया कौन सा लोगे आप, इफेक्टिव एरिया आप कौन सा लोगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का इफेक्टिव एरिया लोगे। जो कम होगा, जो आपका कम होगा वही आपका क्या होगा, इफेक्टिव एरिया लिया जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ये पॉइंट सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका L अपॉन ए। आप ए को तो चेंज कर ही नहीं रहे हो, आपसे ये कहा है कि आप केवल सेपरेशन चेंज कर रहे हो, आपने एरिया चेंज नहीं करना है, सेपरेशन चेंज कर रहे हैं। और सेपरेशन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं पहले से आधा, तो एल की वैल्यू पहले से आधी हो गई, L/2 हो गई, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से आधी हो जाएगी। ओके, तो के आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ओके, अच्छा मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और कंडक्टिविटी आपकी क्या हो रही है, हाफ हो जा रही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन कि भाई सेल कांस्टेंट का मतलब आखिर है क्या। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही करेंगे, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉलराउस लॉ और डाइल्यूशन, इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉलराउस लॉ क्या होता है, डाइल्यूशन क्या होगा, और उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल।
हाँ, लेकिन सेल की रेजिस्टिविटी या आपकी यूनिट वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, L अपॉन ए तो चेंज